अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपना फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक नंबर 6.5 स्टार्ट करना है और टॉपिक नंबर 6.5 है बर्नौली इक्वेशन से रिलेटेड। चैप्टर नंबर 6 का ये जो टॉपिक बर्नौली इक्वेशन है ये आपके क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाला एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम पहले समझ लेते हैं, देख लेते हैं कि बर्नौली इक्वेशन है क्या, इसकी स्टेटमेंट क्या है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे चलकर हम इसकी प्रॉपर डेरिवेशन पर बात करेंगे। बर्नौली इक्वेशन की अगर हम स्टेटमेंट को देखें तो ये इक्वेशन आपको यूँ कहती है कि द सम ऑफ प्रेशर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम and potential energy per unit volume of an ideal fluid flowing through a pipe is constant। ठीक है कि अगर आपके पास एक पाइप है और उस पाइप के अंदर आपने फ्लूइड दिया हुआ है, और फ्लूइड भी कौन सा, आइडियल फ्लूइड। इस चैप्टर में हमने फ्लूइड मैकेनिक्स के चैप्टर में हमने चैप्टर के स्टार्ट में बात कर ली थी कि चूंकि ये चैप्टर मोशन ऑफ फ्लूइड से रिलेटेड है तो हमने इस चैप्टर में जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स फ्लूइड्स की पढ़नी है वो हमने एक आइडियल फ्लूइड के अकॉर्डिंग पढ़नी है। जो हमारा रियल फ्लूइड होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज वो नेचर वाइज काफ़ी कम्प्लेक्स फ्लूइड होता है। तो हम उसके लिए अपनी आसानी के लिए हमने कुछ करेक्टरिस्टिक बना रही थी कि ये करेक्टरिस्टिक्स जिस फ्लूइड के अंदर होंगी उसे हम कहेंगे आइडियल फ्लूइड। और हमने अपने पिछला जो लेक्चर था इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आइडियल फ्लूइड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें हमने बात की थी कि आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होता है, आइडियल फ्लूइड की इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो होती है, इंटरनल फ्रिक्शन या इंटरनल रेजिस्टेंस आप जैसे कह सकते हैं वो ज़ीरो होती है। नंबर 3 हमने कहा था आइडियल फ्लूइड स्ट्रीमलाइन शेप में मूव करता है। नंबर 4 हमने कहा था आइडियल फ्लूइड शुड बी इररोटेशनल। और नंबर 5 हमने कहा था कि आइडियल फ्लूइड का टेम्परेचर शुड नॉट वेरी एंड इट शुड बी इनकम्प्रेसिबल। सो ये डिफरेंट 5 हमने आइडियल फ्लूइड की करेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली थी। ठीक है, अगर हम अपने टॉपिक पर वापस आएँ तो देखें बर्नौली इक्वेशन आपको ये कहती है कि सम ऑफ प्रेशर यानी कि पाइप के जो दोनों एंड्स होंगे उन दोनों का प्रेशर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो किसी भी फ्लूइड जो कि किसी पाइप में से गुजर रहा होगा उसका रिजल्ट हमेशा आपको कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, मैथमेटिकली बच्चों अगर आप इस इक्वेशन को लिखना चाहें तो वो होती है P = 1/2 रो v² प्लस रो GH = कांस्टेंट। ये आपके पास बर्नौली इक्वेशन की मैथमेटिकल फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है। कि आप सबको पता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है बच्चे 1/2 mv²। ठीक है, अगर पर यूनिट वॉल्यूम है इसका मतलब है यू हैव टू डिवाइडेड इट विद वॉल्यूम। और देखें हमने पढ़ा होता है कि डेंसिटी का फार्मूला है मैस बाय वॉल्यूम। सो अगर आप यहाँ पर देखें तो मैस बाय वॉल्यूम की जगह आप डेंसिटी रिप्लेस कर सकते हैं ना, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बन जाएगा 1/2 रो v²। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह से हम सबको पता होता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। आपने पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लेनी है, इसका मतलब है यू हैव टू डिवाइड इट विद वॉल्यूम, राइट। अब यहाँ पर देखिए अगेन आपको मैस बाय वॉल्यूम वाली टर्म मिल रही है, इसका मतलब है हेयर फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स रो GH। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हैविंग फार्मूला 1/2 रो v² और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हैविंग फार्मूला रो GH ये हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, एक बात जो इम्पोर्टेंट मैं आपको यहीं पर बता देना चाहती हूँ वो ये कि जैसे आपने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में बच्चों याद रखा था ना कि क्रॉस सेक्शनल एरिया और जो वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड होता है दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसी तरह से बर्नौली इक्वेशन की जितनी भी आपने एप्लीकेशन पढ़नी है या जितनी भी डिस्कशन हम बर्नौली इक्वेशन में करेंगे उसमें जो मेजर या बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपने ये पढ़ना है कि जो प्रेशर है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि अगर कहीं पर प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पर वेलोसिटी कम होगी और अगर कहीं पर वेलोसिटी कम है तो फिर वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमने बर्नौली इक्वेशन की डेरिवेशन करनी है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम फिज़िक्स में कोई भी डेरिवेशन कर रहे होते हैं तो उससे पहले हमें उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है। एक्सप्लेनेशन के बाद हम उसकी डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम से फर्दर आगे चलकर हम वहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। ठीक है,
अगर हम बर्नौली कोएन के लिए अपनी एक्सप्लेनेशन में देखें तो सबसे पहले तो यू हैव टू कंसिडर एन आइडियल फ्लूइड, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में भी और इस चैप्टर में भी कि वी आर कंसिडरिंग एन आइडियल फ्लूइड, राइट। पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा कि इट इज़ पासिंग थ्रू a pipe of non-uniform cross-sectional area। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो पाइप है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है बच्चों वो नॉन यूनिफॉर्म होना चाहिए। आपने नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है डिफरेंट होना चाहिए ना, यूनिफॉर्मिटी मतलब सेम ना हो, एक जैसा ना हो। तो जो पाइप के दोनों एंड है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपने डिफरेंट ले लेना है, ठीक है। उसके अलावा आप जो जो चीज़ें उस पाइप के साथ एसोसिएट करेंगे, यानी कि यू कैन से कि आप उस पाइप के जिन जिन मोशन पैरामीटर्स की बात करेंगे वो सारे आपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। जैसे बच्चों F जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा फोर्स को, हम F1 F2 कहेंगे, यानी कि फोर्सेस एट बोथ एंड्स, ठीक है। V बच्चों रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी को, डेल्टा X रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड को, ठीक है, और T रिप्रेजेंट करेगा बच्चों टाइम को, डेल्टा T रिप्रेजेंट करेगा टाइम को कि जिसमें आपका फ्लूइड एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव करता हुआ हमें दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो बातें मैंने आपके सामने लिखी आप इनको प्रॉपर इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट अपनी एक्सप्लेनेशन लिखते हुए मेंशन कर लेंगे। नेक्स्ट जो है वो हम इसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते हैं इससे रिलेटेड, और डायग्राम में हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये पाइप का एक एंड है और ये पाइप का है दूसरा एंड, ठीक है। और अगर आप देखें मैं इसको अगर एंड 1 कह दूं और इसको अगर मैं एंड 2 कह दूं तो ये जो दोनों एंड्स मैंने बनाए हैं ये नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया के हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं कि यहाँ से फ्लूइड जो है वो पाइप के अंदर जा रहा है, इसका मतलब है फोर्स F1 है, और यहाँ से जो फोर्स फ्लूइड के ऊपर लग रही है बच्चों ये हो जाएगी F2, ठीक है। फ्लूइड जिस वेलोसिटी के साथ अंदर मूव कर रहा है दैट इज़ V1, और यहाँ से फ्लूइड जिस वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है बच्चों दैट इज़ V2, राइट। नेक्स्ट जो है वो हम कहेंगे कि जो फ्लूइड है ये इतना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा X1, और यहाँ पे फ्लूइड जो है वो मैंने इस एरिया में रिप्रेजेंट किया कि ये डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा X2, ठीक है। हम कहेंगे यहाँ पे A1 जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस एंड है और A2 बच्चों क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस एंड है, ठीक है। और टाइम जो है वो डेल्टा T है, मतलब जिस टाइम में फ्लूइड को आपने यहाँ से एंटर किया और फ्लूइड आपका सेकंड कॉर्नर से या सेकंड एंड से बाहर निकल रहा है उस टाइम को हम डेल्टा T से रिप्रेजेंट कर देंगे। सो ये 5-6 मोशन पैरामीटर्स हैं या फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो आप अपनी डायग्राम में इसके साथ मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब देखें डायग्राम बना ली, तो अब इससे आगे फर्दर हम इसके मैथमेटिकल स्टेप्स करते हैं, लेकिन मैथमेटिकल स्टेप्स करते हुए मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देती हूँ क्योंकि आगे चलकर हम इसको यूज़ करेंगे। देखिए बच्चों, वर्क का फार्मूला जो होता है ना वो हमने क्या पढ़ा होता है, वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा ही होता है ना। अच्छा, अब अगर आप अपने इस केस में देखेंगे तो हम जो है वो वर्क एट एंड 1 कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एंड 1 की फोर्स हो जाएगी बच्चों F1 और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डेल्टा X1। इसके अंदर डॉट प्रोडक्ट होता है ना, F डॉट D हम लिखते हैं, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं ना, वर्क एक स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा, जब भी हम डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो हमने पहले से पढ़ा हुआ है कि हमेशा साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो cos थीटा लगता है, सही है। अब यहाँ पे जो बात आपको इम्पॉर्टेंट है जो देखनी है कि आप देखें कि यहाँ पर जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रही है और आपका फ्लूइड जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है डेल्टा X वो भी सेम डायरेक्शन में कर रहा है। इसका मतलब है अगर मैं आपको डायग्राम से के थ्रू ड्रॉ करके बताऊँ तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा X ये है बच्चे और फोर्स ये है। ये देखें ये दोनों आपस में पैरेलल लाइन है ना, तो हमें पता है कि दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में एंगल की वैल्यू 0 होती है, यानी कि थीटा जो है वो 0 डिग्री होता है। तो जब आप वर्क 1 कैलकुलेट करेंगे तो यू विल पुट F1 डेल्टा X1 cos ऑफ 0, cos 0 कैलकुलेटर से सॉल्व करें 1 होता है तो हमारे पास F1 डेल्टा X1 आ जाएगा, सही है। और सेम इसी तरह से जब आप सेकंड वाले कॉर्नर पर कैलकुलेट करेंगे तो देखिए वर्क एट एंड 2 जब हो जाएगा तो हो जाएगा F2 डॉट डेल्टा X2 cos थीटा। अब अगर यहाँ पर आप देखें तो फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है और फ्लूइड जो है वो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर कर रहा है। इसका मतलब है अगर हम ड्रॉ करें तो फोर्स ये है बच्चे और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर हो रहा है। इसका मतलब है इस केस में दे आर एंटी पैरेलल हैविंग एन एंगल ऑफ 180 डिग्रीज, ठीक है। सो cos थीटा की जगह पे आप पुट करोगे W2
इज इक्वल्स टू F2 डेल्टा x2 कॉज ऑफ 180, कॉज 180 माइनस 1 होता है, तो बच्चे हमारे पास आ जाएगा माइनस F2 डेल्टा x2। ठीक है, ये बात मैंने आपको यहाँ पर इसलिए समझाई कि अभी आगे चलकर या जब हम इसकी डेरिवेशन करना शुरू करेंगे तो वहाँ पर चूंकि मैंने डायग्राम रेस कर दी होगी तो मैं जस्ट सिंपली पुट करूँगी कि कॉस थीटा की जगह पे 0 और कॉस थीटा 2 की जगह पे यानी कि वर्ग 2 की जगह पे मैं 180 पुट कर दूँगी। तो आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि यहाँ पर एंगल थीटा 1 में हमने 0 क्यों लिया है और एंगल थीटा 2 में हमने इसकी वैल्यू 180 डिग्री क्यों पुट की है। सो ये मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। अब जस्ट मैं इसको डेरिवेशन में सिंपल पुट करूँगी। सो अब हम इसकी प्रॉपर मैथमेटिकल स्टेप्स के ज़रिए से डेरिवेशन करते हैं कि आप इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को कैसे प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, डायग्राम के इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जी हमें पता होता है कि जहाँ पर भी कहीं पर वर्क डन हो रहा है ना, तो वर्क डन जो है वो हमेशा अमाउंट ऑफ एनर्जीज़ के बराबर होता है। ठीक है, और इस केस में हमारे पास एनर्जी कौन कौन सी आती हैं कि एक तो जो फ्लूइड है वो पाइप के अंदर मूव कर रहा होता है, तो फिर हम मूवमेंट के लिए कौन सी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और एक तो फ्लूइड जो है वो लोअर एंड से हायर एंड की तरफ मूव कर रहा होता है, तो हाइट का फैक्टर इन्वॉल्व होने की वजह से वहाँ पर कौन सी एनर्जी यूज़ होती है, पोटेंशियल एनर्जी यूज़ होती है। तो टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आप दोनों एंड्स पर वर्क डन ले लेंगे और देन हम इसको आपस में ऐड अप कर लेंगे। सो सिंपल वर्क डन 1 जो है वो फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप ध्यान से स्टेप्स को नोट करते जाएंगे। अगर हम एंड 1 पर बात कर रहे हैं तो फोर्स के लिए लगेगा F1 डॉट डेल्टा x1। बच्चों डॉट प्रोडक्ट को ओपन कर लें तो लग जाएगा कॉज ऑफ थीटा 1। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर जो थीटा 1 है उसकी वैल्यू है 0 डिग्री, तो हम इसको वैल्यू को रिप्लेस करें तो हमारे पास वर्क 1 बन जाएगा F1 डेल्टा x1 कॉज ऑफ 0। कॉज 0 1 होता है तो F1 डॉट डेल्टा x1 आ जाएगा। ठीक है, अब इस F1 की वैल्यू आपने लेनी है। तो देखें, आप लोगों को पता है कि प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका मतलब है यहाँ से अगर आप F1 लेना चाहते हैं तो वो हो जाएगा बच्चे P1A1। ठीक है, इस P1A1 को फोर्स की जगह पर उठाकर आप रिप्लेस कर दीजिए तो फार्मूला बन जाएगा P1A1 डॉट डेल्टा x1। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो एरिया जो है ये 2 डायमेंशंस के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा होता है ना, यानी कि एरिया के अंदर लेंथ और ब्रेड्थ 2 डायमेंशंस शामिल हो रही हैं, साथ में ये डिस्प्लेसमेंट शामिल हो रही है। इसका मतलब है 3 डायमेंशंस मिल गई हैं। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट जो है ये हमारे पास वॉल्यूम बना देता है, तो हम इसकी जगह लिख देंगे डेल्टा V1। ठीक है, तो वर्क 1 की वैल्यू हो जाएगी P1 डेल्टा V1। अब हमें पता है, हमने पढ़ा होता है कि डेंसिटी का फार्मूला जो है वो होता है मैस बाय वॉल्यूम। अब यहाँ से रीअरेंज कर लें तो रो V इज इक्वल्स टू एम है। अगर आप V1 लेना चाहते हैं तो वो m डिवाइडेड बाय रो हो जाएगा। अब V1 की जगह पे आप ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, ये वाली वैल्यू उठाकर आप इस वर्क 1 की जगह पे रिप्लेस कर देंगे। सो हमारे पास वर्क 1 की वैल्यू हो जाएगी W1 इज इक्वल्स टू P1 डॉट डेल्टा V1 की जगह पे हम m डिवाइडेड बाय रो पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा m डिवाइडेड बाय रो। ठीक है, अच्छा, अब अगर किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि मैंने m के साथ 1 क्यों नहीं लगाया या रो के साथ 1 क्यों नहीं लगाया, तो वी आर टॉकिंग अबाउट एन आइडियल फ्लूइड, और आइडियल फ्लूइड जो है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, उसका मैस और डेंसिटी चेंज नहीं हो रही होती, इसलिए मैंने m और रो के साथ 1 लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, इसी तरह से जब आप वर्क 2 कैलकुलेट करेंगे ना तो हमारे पास फार्मूला सेम रहेगा। F2 हमारे पास आ जाएगा डेल्टा x2 कॉज ऑफ 180 डिग्री। मैंने जस्ट सिंपल स्टेप पुट किया। ठीक है, तो W2 में आ जाएगा माइनस F2 डेल्टा x2। सेम मैथमेटिकल स्टेप्स को रिपीट करेंगे, यानी कि F2 की जगह पे जैसे हमने यहाँ पर किया था ना, तो इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा P2A2 डॉट डेल्टा x2। A2 और डेल्टा x2 वॉल्यूम के इक्वल होता है, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस P2 डॉट डेल्टा V। अगेन आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों P2m डिवाइडेड बाय रो। ठीक है, अब हमारे पास वर्क 1 भी आ गया।
ये हो गया, और हमारे पास वर्क 2b की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली है। अब हमने टोटल वर्क डन लेना है, तो हम लिखेंगे वर्क डन टोटल इज इक्वल्स टू वर्क डन एट एंड 1 प्लस 2। एंड 1 के लिए देखें तो P1 m ओवर रो आ जाएगा, प्लस और साथ में माइनस के साथ P2 m ओवर रो आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो P1 m डिवाइडेड बाय रो प्लस माइनस माइनस P2 m ओवर रो। देखिए दोनों जगह पे m बाय रो कॉमन आ रहा है, तो P1 माइनस P2 के साथ हमारे पास आ जाएगा m ओवर रो। ये टोटल वर्क डन की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह से हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों एंड्स पर कैलकुलेट करनी है। तो मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 कह देती हूँ फॉर आवर सिंप्लिसिटी। ठीक है, तो अब हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी एट एंड 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी एट एंड 1 हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं 1/2 mv2 का स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 का स्क्वायर। m के साथ 1 2 क्यों नहीं लगाया? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एन आइडियल फ्लूइड, और आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होता है। ठीक है, अगेन पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट एंड 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट एंड 1। सिंप्लीफाई कीजिए तो mgh2 माइनस mgh1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें m के साथ भी 1 2 नहीं लगाया, g के साथ भी नहीं लगाया, बिकॉज g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो वो हर जगह पर सेम रहती है। जस्ट हाइट के साथ 2 और 1 लगा दिया है। अपनी आसानी के लिए इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह देती हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 कह देती हूँ। तो हम लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, 1 के अंदर आप बारी बारी ये वैल्यूज पुट करनी शुरू कर दें। तो टोटल वर्क डन जो है वो हमारे पास क्या आया था? वो हमारे पास आया था m डिवाइडेड बाय रो P1 माइनस P2। ठीक है, और सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी में आया था 1/2 mv2 का स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 का स्क्वायर प्लस mgh2 माइनस mgh1। ठीक है, अब आप यहाँ से देखिए तो m हमारे पास कॉमन निकल रहा है इक्वेशन के राइट हैंड साइड से। तो बच्चों m को कॉमन ले लें, 1/2 रो v2 स्क्वायर माइनस 1/2 v2 स्क्वायर माइनस 1/2 v1 स्क्वायर प्लस gh2 माइनस gh1 के साथ आ जाएगा। ये वाला m और ये वाला m आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये रो जो डिनोमिनेटर में है इसको दूसरी तरफ चलकर आप न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे पास बन जाएगा 1/2 रो v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो v1 का स्क्वायर प्लस रो gh2 माइनस रो gh1। नाउ जिन टर्म्स के साथ 1 है, यानी कि जो एंड 1 वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लीजिए, जो एंड 2 वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लीजिए। तो P1 ये माइनस के साथ है, इस तरफ आ जाएगा प्लस के साथ, रो V1 का स्क्वायर और रो GH1 इस तरफ माइनस था तो इस तरफ प्लस के साथ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये P2 माइनस था तो इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, और 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ठीक है, और इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं अगर 1 2 को रिमूव कर दें कि 1/2 रो v का स्क्वायर प्लस रो gh इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये आपके पास बर्नौली इक्वेशन की मैथमेटिकल फॉर्म है जो मैंने आपके लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में बताई थी। ठीक है, आप इसको 1 और 2 जो दोनों एंड्स हैं उनके 1 और 2 को अलग अलग करके जस्ट फिजिकल क्वांटिटी को सिंप्लीफाई करें तो आप लोग कहेंगे कि जो पाइप है जिसके अंदर से फ्लूइड मूव कर रहा है उस पाइप के दोनों एंड का जो प्रेशर है, उस पाइप के दोनों एंड की जो काइनेटिक एनर्जी है और उस पाइप के दोनों एंड की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा हमें सेम आंसर दे रही होती है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन हमें ये कहती है कि सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट वॉल्यूम थ्रू अ पाइप इज कॉन्स्टेंट। जस्ट आपको ये स्टेप्स रिकॉल करने हैं कि टोटल वर्क डन काइनेटिक और पोटेंशियल के इक्वल है। पहले दोनों एंड्स का वर्क डन लेकर उसको सॉल्व कर लें, फिर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को तो आपने जस्ट इक्वेशन को लिखना है। देन आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें पुट करें, मैथमेटिकल स्टेप्स करें और आपके पास बर्नौली इक्वेशन की मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगी। ये जो बर्नौली इक्वेशन है आपकी बुक में इसकी बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस गिवन है और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बर्नौली इक्वेशन की बहुत सारी डिफरेंट एप्लीकेशंस पर बात करेंगे।